नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की। आज हम इस कार्यक्रम में उसी विषय पर आगे बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में फिर से जुड़ चुकी हैं इंजीनियर आस्था ठाकुर जी। आस्था ठाकुर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी शिमला में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के पद पर तैनात हैं। आस्था जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशुल जी। दर्शकों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आस्था जी, आपसे जानना चाहूँगा, हम बहुत से ऐप्स को यूज़ करते हैं, या बात कर ली जाए यूपीआई यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम कैसे सिक्योर करें? अंशुल जी, जैसे आपने यूपीआई शब्द का यूज़ किया, पहले तो ये समझना ज़रूरी है यूपीआई है क्या। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बेसिकली एक सिक्योर सिस्टम है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर्ड वे में कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे आज के दौर में टेक्नोलॉजी के इंटरनेट के दौर में हर उम्र का जो आदमी है, जैसे कि कोई ओल्ड सिटीज़न है या मिडिल एज पर्सन है, या इवन बच्चों की मैं बात करूं, स्टूडेंट्स की स्पेशली, कोई शॉपिंग कर रहा है ऑनलाइन, या कोई एक दूसरे को, रिश्तेदारों को पैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन फ़ी वो पेमेंट करते हैं कॉलेज की, एग्ज़ाम्स की। तो ऐसे टाइम पे सिक्योर ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। तो जब भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो जो हमारा वेब एड्रेस होता है, वेब एड्रेस का मतलब है जैसे अगर मुझे गूगल का पेज खोलना है तो मैं लिखती हूँ www.google.com। तो जैसे हम उस पेज पे लैंड होते हैं और वहाँ पे हम पेमेंट गेटवे पे जाते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा लिखा आता है HTTP। तो HTTP जो है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब भी आपका पेमेंट गेटवे पे HTTP वाले पेज पे आप पहुंचते हैं, तो सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि HTTP S लगा होगा। अगर HTTP के साथ S लगा होगा, दैट्स मीन इट्स अ सिक्योर ट्रांजैक्शन। S मतलब आप सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन जो है ये इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन है। इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे एंड टू एंड। जैसे अगर आप और मैं व्हाट्सएप की अगर हमने बहुत बार नोटिस किया, उस पर लिखा होता है एंड टू एंड ट्रांजैक्शन इनक्रिप्शन। सो दैट्स मीन कि इफ़ आई एम सेंडिंग यू एनी मैसेज, तो ओनली यू आर सीइंग दैट मैसेज और मैं भेजने वाला, अनटिल और अनलेस आप फिजिकल वर्ल्ड में किसी को नहीं दिखा रहे हैं, बट वर्चुअल वर्ल्ड में कोई उसको नहीं देख सकता। दैट्स अ इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर मैसेज ट्रांजैक्शन। सिमिलरली पैसों में भी ऐसा ही होता है कि वी लुक फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन, तो एस मतलब सिक्योर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कभी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक भी हमें एक OTP जनरेट करता है। OTP का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा बैंक है उसमें हमारा एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और उस अकाउंट में आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो बैंक आपको OTP इसलिए सेंड कर रहा है टू नो कि ये मैसेज जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएगा, OTP जो है किसी और पे नहीं जाएगा। तो इफ़ यू आर एबल टू गिव दैट OTP, दैट्स मीन कि ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंट होल्डर ही करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी आशा जी, ये तो बात हुई यूपीआई ट्रांजैक्शंस की। अगर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, या बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आजकल हम लोग लोन ले सकते हैं, इजीली लोन मिल जाता है, इन सब चीज़ों में हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? राइट अंशुल जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। लोन से मुझे ध्यान आता है कि रीसेंट एक मामला आया था सामने, जिसमें एक बच्चा था, उसने पर्सनल लोन ले लिया, और वो लोन किसी बैंक से नहीं लिया। जो हमारे प्ले स्टोर या गूगल प्ले जैसे इंटरफेसेस है, वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको पर्सनल लोन देती है, और जो कि ऑथराइज्ड नहीं होती है, बट हमें पता नहीं चल पाता है कि ऑथराइज है कि नहीं। तो उस बच्चे से भी ऐसी गलती हुई, उसने वहाँ से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद उसको जो टाइमलाइन दिया था पैसे ट्रांसफ़र करने का, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन दे चेंज द टाइमलाइन। उसने बताया भी कि मुझे थोड़ा और वक्त की ज़रूरत है। तो
विद इन 24 आवर्स, मतलब जब उस बच्चे ने अपना रिपोर्ट लिखाया था तो ही सेड कि विद इन 24 आवर्स जो है मेरे जो पिक्चर्स हैं वो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट वाले जितने भी लोग थे, फैमिली मेम्बर्स, मदर, फादर, सिस्टर, इवन फ्रेंड्स, लगभग 200 कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने उसकी ऑब्सीन पिक्चर्स भेज दी। लाइक उन्होंने कोई पोर्नोग्राफी जो थी उसके ऊपर उसके फ़ोटोज़ लगा दिए इमेज मॉर्फिंग करके, या पिक्चर्स के ऊपर इमेज मॉर्फिंग करके उसका लगा दिया। दे ट्राई टू हरास दैट पर्सन। तो पता चला कि अब हमने जानने की कोशिश करी कि ये हुआ कैसे, हाउ डिड दे गेट टू नो अबाउट हिज कॉन्टैक्ट्स एंड हिज पर्सनल डिटेल। तो उसने बताया कि जैसे हम बैंक में भी जाते हैं, जब हम लोन लेने की कोशिश करते हैं तो हमें वो एक जो उनके पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो हमें पास करनी पड़ती है। सिमिलरली जब इन ऐप्स में भी लेते हैं तो वो आपको ब्लफ करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे चीज़ें करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार हैश के कॉम्बिनेशन का कोई कोड रन कराएंगे कि आप *21* करके रन करिए, उससे जैसे कॉल फॉरवर्ड होगी या कुछ भी हो गया। या फिर वो आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर भेज देंगे, जैसे कि आप सबको, हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि जैसे टीम व्यूअर है या एनीडेस्क है, ये एप्लीकेशंस जो हैं, ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं कि हम इजीली बिज़नेस ऑनलाइन तरीके का कोई भी बिज़नेस है, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग है या मीटिंग्स हैं, उसको कर सकें। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपका और मेरे पास एक कोड का आदान प्रदान होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ कस्टमर एंड आई एम एन इंजीनियर। तो आप कह रहे हैं कि मैंने आपके यहाँ से लैपटॉप लिया है और मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है। नाउ दैट टेक्निकल इंजीनियर कैन नॉट कम टू योर होम, तो वो आपसे क्या करेगा कि आपकी स्क्रीन का एक्सेस आपसे मांगेगा। तो वो एनीडेस्क और टीम व्यूअर जैसे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हेल्प करते हैं कि मुझे आपका एक्सेस देंगे, मैं आपके सिस्टम में घुस के सेटिंग्स चेंज करके या ट्रबल शूटिंग करके सिस्टम सेटिंग्स या सिस्टम टूल्स को यूज़ करके उसको ठीक करूँगी। तो बेसिकली इस तरीके के पर्पस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर्स थे ये मार्केट में आए। बट वो इस तरीके से या इनके नाम से मिलते जुलते सॉफ्टवेयर्स आपसे करवाएंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर में उनको आपका एक्सेस मिल गया है। नाउ यू जस्ट वंडर कि कितनी चीज़ें आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल उनके पास चले जाती है। तो इन चीज़ों से हमें बचा कैसे जाए आस्था जी? मतलब अगर हमें किसी ने एक्सेस हमारे मोबाइल में ले लिया है, हम कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब ऑलरेडी हमारी सरकार ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, या अगर किसी को लोन लेना है या जो हमारे ऑथराइज्ड बैंक्स हैं उनके पास आप जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट, क्योंकि इजी मनी जो होता है वहाँ पे कोई ना कोई ट्रबल तो है ही। जी, तो एक तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी चीज़ हमें इजीली मिल रही है, चाहे वो आपका लकी ड्रॉ आप निकल रहा है या विनर बन रहे हैं या फिर आपका कोई लोन मिल रहा है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई है। अब आप कह रहे हैं कि बचना कैसा चाहे, तो सबसे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए साइबर एथिक्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हो सकता है कि बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होंगे जी। तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप वो हाइजीन प्रैक्टिसेस करते हैं या साइबर हाइजीन टिप्स फॉलो करते हैं, तो इट इज़ लाइक एश्योर्ड कि आपके फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेचुरली हमें पता है कि हमें OTP नहीं शेयर करना है। नाउ साइबर क्रिमिनल्स को भी पता है कि सबको पता चल गया OTP शेयर नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके का *# कोड कॉम्बिनेशंस हम किसी के भी कहने से ना करें। या जैसे कोई KYC की कॉल्स आती हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया है तो वो बोलते हैं हम आपका पे कर देंगे, आप ये लिंक करिए, अपडेट करिए। तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम लिंक क्लिक कर देते हैं, OTP तो नहीं मांगा उसने, या फिर *# कोड ही रन करने बोल रहा है, OTP तो नहीं मांगा। तो हमें ये देखना है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे टेलीफोनिकली नहीं करना है, क्योंकि बैंक भी ऑथराइज्ड नहीं है आपसे, मतलब अकाउंट नंबर पूछने के अलावा
वो और चीज़ें कुछ नहीं करवा सकते। तो ये हमें करना है। जब भी हम कभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हम पब्लिक कंप्यूटर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, इवन आपके फैमिली में क्यों ना हो। जी। यू जस्ट हैव टू बी हाइजीन। जी। हम एक, चाहे हम फैमिली मेम्बर्स में कितना भी प्यार हो, हम एक दूसरे का ब्रश तो यूज़ नहीं करेंगे। जी। सिमिलरली इसमें भी हमें एक दूसरे के सिस्टम में हम कुछ भी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल ना करें, और अगर ज़रूरत पड़ गई कि हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ईदर आप इनकॉग्निटो मोड में कर सकते हैं, या फिर आपने यूज़ करने के बाद आप वेब ब्राउज़र हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। आस्था जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से ये बताया कि किस तरह से हम अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर कर सकते हैं। बावजूद इसके ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस तरह के जाल में फंस जाते हैं और अपनी बदनामी के डर से या फिर किसी और वजह से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई माध्यम है कि वो अपनी पहचान छुपा कर या किसी और मेथड से आपसे सहायता ले सकते हैं? जी बिल्कुल अंशुल जी, मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्राइम हमारे साथ कमिट होता है, उसमें घबराने की और ख़ुद को कोसने की कभी ज़रूरत नहीं है। साइबर क्राइम क्या, अगर कोई और भी तरीके का आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको घबराने की नहीं, बहुत हौसले के साथ ब्रेवली उसको सामने फेस करने की करना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि एनोनमसली कोई करना चाहे, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका कलीग आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यू कैन नॉट कम इन फ्रंट विद योर आइडेंटिटी और अदर डिटेल्स, क्योंकि वो हो सकता है कि दैट कैन ब्रिंग शेम टू योर डिपार्टमेंट। बहुत लोगों में झिझक भी रहती है इस तरह के काम की। हालांकि झिझक रहनी नहीं चाहिए। अगर आप आइडेंटिटी के साथ उसको रिपोर्ट करते हैं, जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रैकिंग ऑप्शन मिलता है, आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स टू रिजॉल्व द इशू। बट हाँ, कई सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। तो जो हमारा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसको हम www.cybercrime.gov.in के नाम से भी जानते हैं, आप जब उस पर जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, रिपोर्ट एंड ट्रैक। तो दैट मीन्स कि आप रिपोर्ट एंड ट्रैक कर पा रहे हैं, वहाँ पे आपका आइडेंटिटी तो ऑफ कोर्स डिस्क्लोज हो, और उसी के साथ एक ऑप्शन है रिपोर्ट अनोनिमसली। वहाँ पे आप अपने बिना आइडेंटिटी बताए अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको, उसमें भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट ग्रुप है, वो 24 to 48 आवर्स में जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, या फिर उस पर एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट है उसको ब्रॉट डाउन करने की पूरी कोशिश करता है, कर ही देता है। जी आस्था जी, ये तो आपने बताया है कि हम अपनी पहचान को छुपा कर भी हम इस तरह के रिपोर्ट कर सकते हैं क्राइम को। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार जब ये क्राइम रिपोर्ट हो जाता है तो कानून में किस तरह के प्रावधान हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए? किस तरह की धाराएं हैं या कानून किस तरह से इस पे काम करता है? जी अंशुल जी, ऐसा है कि जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है या डेवलपमेंट है, नेचुरली एडवांसमेंट डेवलपमेंट के साथ कुछ ना कुछ इविल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे साइबर थ्रेट्स और साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारी मतलब थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, साइबर वर्ल्ड में, साइबर स्पेस में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कानून है उसमें हमारे कुछ एक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो अक्टूबर 2000 में आया था। और अक्टूबर से मैं ज़रूर ये बताना चाहती हूँ कि हम साइबर अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर को हम एज अ साइबर अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट करते हैं। और अक्टूबर में जब ये आया था, इस एक्ट के अंडर हमें जैसे बहुत सारे जितने भी साइबर क्राइम्स हैं या किस तरीके का क्राइम जो है वो साइबर क्राइम कैटेगरी में आएगा, उसमें क्या पनिशमेंट होगी या क्या चीज़ एक क्राइम कहलाया जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन और उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स जो हैं वो मेंशन की गई है। तो ये तो रही आईटी एक्ट 2000, जिसको हम ITA 2000 के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद कंसिस्टेंटली जैसे हमारी गवर्नमेंट है जो लगातार इस पे काम कर रही है, तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टार्ट करी है टू स्टॉप साइबर क्राइम एंड साइबर थ्रेट्स, जिसमें से एक सर्टेन है जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो ये एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जिसमें आपके साइबर एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, आपके CDAC के लोग हैं, आपके IIS के लोग हैं, IIT के लोग हैं,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आई मीन विद जी, IAS। जी। तो ये लोग जो है मिलके मॉनिटरिंग करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट वेयर देयर कैन बी अ थ्रेट इफ़ देयर इज़, तो उसको कैसे उसके रिलेटेड जारी करते हैं अलर्ट्स। तो वाइल डूइंग दैट दे हैव रियलाइज्ड कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ बीन लेफ्ट इन IT एक्ट 2000। तो उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक बाद में 2004 के बाद 2008 में एक IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है वो आया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस एक्ट में जैसे अमेंडमेंट शब्द का तो मतलब ही ये है कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जी, चीज़ है, जी। तो उसको अगर हमने इम्प्रोवाइज करना है और रोबस्ट बनाना है, तो अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, बहुत सारी। लेकिन जो 2 वर्ड्स थे जिन्होंने थोड़ा लाइमलाइट में आए, दैट वाज साइबर टेररिज्म और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ऐसा नहीं था कि पोर्नोग्राफी IT एक्ट में नहीं था, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाज नॉट देयर। सो दीज वर द एडिशन टू IT जी, अमेंडमेंट एक्ट जी, जी। 2008। आस्था जी, एक आजकल में एक नाम और सुनने में आता है, साइबर दोस्त। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे ये क्या चीज़ है? जी, साइबर दोस्त ये एक मेरा एक फेवरेट प्लेटफॉर्म भी है, और ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर जो है साइबर दोस्त ट्विटर का पेज है। जी। And it is very user friendly and it is very colorful also, in a very user friendly manner they try to aware people कि साइबर रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस आप सोच सकते हैं, जैसे चाहे क्राइम है, थ्रेट्स है, प्रिवेंशन है, साइबर हाइजीन है, वो आपको देखने मिलती है। और जो हमारी सरकार है वो साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम या साइबर स्पेस से रेलेवेंट क्या क्या नई नई इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स या स्कीम्स लॉन्च कर रही है, किस किस डिपार्टमेंट के अंडर है या किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इसकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन साइबर दोस्त ट्विटर पेज पे मिल जाएगी। जी। आस्था जी, वैसे तो आपने बहुत विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी, मगर फिर भी यदि कोई व्यक्ति इसमें अधिक जानकारी लेना चाहता है, चाहे वो हैकिंग से रिलेटेड हो या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो वो कहाँ से अपने आप को इसमें मतलब जानकारी ले सकता है या अपना करियर बना सकता है? हाँ जी, देखिए ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अब प्रोग्राम साइबर रिलेटेड चलने लग गए हैं। इनफैक्ट डिग्रीज़ भी पर्टिकुलरली होने लगी है। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करती हूँ तो फॉरेंसिक्स में अगर आप MSc फॉरेंसिक्स कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे आपके साइबर रेलेवेंट आप स्पेशलाइजेशन या मेजर्स कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, और कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी जो मेरी खुद की अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं, सीखने मिलती हैं। पर अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ें करनी हैं, दैट टू विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, तो थैंक्स टू अवर सेंटर गवर्नमेंट दैट दे आर रनिंग सो मैनी इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स। उसमें से एक है स्वयं पोर्टल, जो कि आपको वेबसाइट www.swayam.gov.in में मिल जाएगा। जैसे आप इस वेब एड्रेस पे जाते हैं, इस पेज पे लैंड करते हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर से रिलेवेंट और एथिकल हैकिंग से रिलेवेंट बहुत सारे कोर्सेज करने मिलते हैं। और साइबर की नहीं बात, किसी भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, DNA उठा लीजिए, बायोलॉजी उठा लीजिए, एनी सब्जेक्ट आप उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। और ये बेसिकली 4 टेंजेंट्स पे काम करता है। एक तो आपकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सेकंड टेंजेंट आपका ये होगा कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। थर्ड टेंजेंट ये है कि आपके सेल्फ असेसमेंट और क्विज़ होंगे। और फोर्थ टेंजेंट ये है कि आपकी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा। तो वहाँ से आप बहुत सारे डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, किसी और डिग्री में ऐड करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें लोग अपना अच्छे से ईजी तरीके से घर बैठ के अपना करियर जो है वो शेप कर सकते हैं। जी। इसमें मतलब हम किन किन डिपार्टमेंट्स में एज अ साइबर मतलब कंसल्टेंट या साइबर सिक्योरिटी वाइज हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? स्टेट में क्या सिनेरियो है अभी? ओके, सो अगर मैं देश की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि देखो साइबर वॉर, साइबर टेररिज्म, इस तरीके की चीज़ें अब साइबर स्पेस में आने लग गई हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को अपना सिस्टम और नेटवर्क सिक्योर करने की इट इज़ लाइक मैंडेट।
तो वहाँ पे तो आपका एक करियर स्कोप बन सकता है। सेकेंडली, आप अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इतना इम्पॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, उसको भी सिक्योर करने के लिए इस तरीके के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड है। और जैसे आपने पूछा कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, तो जैसे हमारे राज्य में अभी हमारे 3 फॉरेंसिक्स लैब हैं और इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक्स यूनिट भी हैं। तो 3 फॉरेंसिक्स लैब में एक हमारा हेड ऑफिस जो है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट जो है वो साइबर के केसेस सॉल्व करता है, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है साइबर एक्सपर्ट्स की। और इसके अलावा अगर हम धर्मशाला की नदरन रेंज की बात करें तो वहाँ रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है और वहाँ पे भी डिजिटल फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट के अंडर हमारा जो है वो साइबर केसेस एग्जामिनेशन चलता है। मंडी में अभी डिजिटल फॉरेंसिक्स नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस RFSL में भी आ जाए। और इसके अलावा जैसे हमारे मोबाइल फॉरेंसिक्स यूनिट हैं, बद्दी में है, बिलासपुर में है, नूरपुर में है, तो इस तरीके से जो भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो सकती है। जी जी। आस्था जी, आज आपने हमें साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी जानकारी हमें दी। मुझे आशा है दर्शकों आपको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसी तरह के और कार्यक्रम भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।